Hello, my dear students. Today I want to teach the maximum social advantage theory, जो अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत है, इसके विषय में आपको समझाना चाहता हूँ. तो first of all, you should write the name of theory, that is known as the maximum social advantage theory or principle of maximum advantage. The principle of maximum social advantage. इसको हिंदी में कहते हैं अधिकतम सामाजिक कल्याण या अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी. तो इस अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को प्रोफेसर मैक्सग्रेव ने डेवलप किया. पहले हम मैक्सग्रेव का कंट्रीब्यूशन बताएंगे, फिर अगर कोई अदर इकोनॉमिस्ट ने जो कंट्रीब्यूट किया उसके विषय में बताएंगे. तो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मैक्सग्रेव. प्रोफेसर मैक्सग्रेव ने डेवलप किया, जो कंट्रीब्यूट किया, अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके विषय में हम बताएंगे. प्रोफेसर मैक्सग्रेव, कभी कभी आ जाता है प्रोफेसर मैक्सग्रेव के अनुसार अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत को समझाइए. तो मैंने डिस्कस किया इसके विषय में कि मैक्सग्रेव ने इसको डेवलप किया और कंट्रीब्यूट किया. क्या किया इसको समझ लीजिए. सबसे नंबर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, मैक्सग्रेव ने कहा कि जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है उस पॉइंट पे मिलेगा, लेवल पे मिलेगा, जहाँ पर सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल डिसयूटिलिटी बोथ गो टू बी इक्वल ईच अदर, आपस में बराबर हो जाते हैं. वहाँ पर सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता बराबर हो जाते हैं. इसीलिए वहाँ पर अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है अपने समाज को, अपने देश को. ठीक है, अब कहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिकतम मिलेगा? जहाँ पर सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको मैथमेटिकली टेबुलर फॉर्म में देखूं तो सारणी के माध्यम से आप लिख सकते हैं. अंडर फर्स्ट कॉलम रुपी कि जो एडिशनल रुपी कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट रुपी, सेकेंड रुपी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. नेक्स्ट, अगर ये हमारा रुपी पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर्म में है, अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो जनता को, पब्लिक को क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है, वेलफेयर मिलता है, तो उससे यूटिलिटी प्राप्त होती है. ठीक है, तो एडिशनल यूनिट जैसे ही एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने, जिसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो सरकार ने व्यय किया समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, तो उससे पब्लिक को क्या मिले? जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कर दिया, रोड बनवा दिया, कहीं पे कॉलेज बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया. ठीक है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन के उसको और जो है रिनोवेशन कर दिया. ठीक है, मॉडिफिकेशन कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, या और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर दिया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो यहाँ पर आप देखें, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर है तो इससे लोगों को यूटिलिटी मिलती है. इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? एडिशनल यूनिट ऑफ रुपी. अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर्म में है तो इससे क्या मिलेगी पब्लिक को? मार्जिनल यूटिलिटी. हिंदी में क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है. ठीक है, तो ये जो सीमांत उपयोगिता है ये कैसी होती है? ये घटती भी होती है, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग. क्योंकि पहले जैसे हमने पढ़ाया था, आप लोगों को एक लॉ पढ़ाया था, याद होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम. उसमें क्या बताया था कि मार्जिन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. अतिरिक्त इकाई से, अतिरिक्त इकाई, उपभोग की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती हुई जाती है. वही ला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. पहली यूनिट बहुत जरूरी है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए. इसीलिए सबसे अधिक मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी. मान लिया सपोज दैट 20 मिल गई, 20 मार्जिन यूटिलिटी मिल गई, 20 मिल गई. सेकेंड यूनिट, अब जब एक यूनिट मिल गई, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, अब सेकेंड यूनिट आ जाएगी पब्लिक एक्सपेंडिचर की. तो अब वो इतनी आवश्यक नहीं रही जितनी की पहली यूनिट आवश्यक थी.
इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी विल श्योरली गो ऑन डिक्लाइनिंग, वो घटती हुई जाएगी। जैसे हमने देखा यहाँ 18 हो गया, यहाँ 15 हो गया, कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, ये घटती हुई जा रही है। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आप देख रहे हैं, ह्रासमान, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की तरह यहाँ पर भी हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है सीमांत उपयोगिता क्यों घट रही है, डिक्लाइन क्यों कर रही है, तो आप कह सकते हैं पहली यूनिट, द फर्स्ट यूनिट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, द मोस्ट वांटेड, मोस्ट रिक्वायर्ड, सबसे अधिक आवश्यक है, इसीलिए सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है। अब दूसरी इकाई की आवश्यकता कम हो गई, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। तीसरी इकाई की और आवश्यकता कम हो गई क्योंकि 2 इकाइयां मिल चुकी हैं, इसीलिए और कम होगी। ऐसे जैसे जैसे इकाइयां बढ़ती जाएंगी, आवश्यकता घटती जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, क्योंकि ये नीड पे डिपेंड, एक नेसेसिटी पे डिपेंड करता है, एक वांट पे डिपेंड करता है। अगर वांट कम हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। कैसे मिलती है, तो आप बता सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर से मिलती है। एक नेक्स्ट थिंग क्या है, जो कि मार्जिनल डिसयूटिलिटी, सीमांत अनुपयोगिता। ये सीमांत अनुपयोगिता क्या है, जब गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स इंपोज करती है, आपको मालूम ही होगा कि पब्लिक पर टैक्स इंपोज करती है। तो जब टैक्स इंपोज करेगी तो पब्लिक की इनकम का पार्ट वो टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा सरकार के पास, तो वो पैसा कंजम्पशन नहीं कर पाएगी पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना है, पेमेंट करना है। तो इससे क्या मिलता है, एक भार, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल सैक्रिफाइस, जिसको त्याग कहते हैं, मार्जिनल सैक्रिफाइस, सीमांत त्याग, या कह सकते हैं मार्जिनल डिसयूटिलिटी, सीमांत अनुपयोगिता। देखिए इसको हम कह रहे थे सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे लाभ मिल रहा था, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा था, सरकार व्यय कर रही थी जनता के लिए, तो यहाँ लाभ मिल रहा था। अब यहाँ का टैक्स लगा रही है तो उसको एक सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, इनकम को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, पब्लिक पे बर्डन पड़ रहा है, भार पड़ रहा है। तो इससे क्या मिलती है, अनुपयोगिता, इसीलिए हमने लिखा है डिसयूटिलिटी। ये डिसयूटिलिटी कहाँ से मिलती है, टैक्स इंपोजिशन से। तो जैसे जैसे टैक्स रूपी का बढ़ता चला जाएगा तो भार बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए मार्जिनल डिसयूटिलिटी का जो फॉर्म है वो बढ़ता हुआ होगा, ट्रेंड है, कैसा होगा, नेचर बढ़ता हुआ होगा। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एमडीयू मार्जिनल डिसयूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी, सीमांत अनुपयोगिता बढ़ती हुई चली जाएगी। एमयू घटता हुआ था, उसका रीजन था क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा था, सार्वजनिक व्यय हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, टैक्स इंपोज कर रही है, इसीलिए हम मान लेते हैं इनिशियली इट वाज 10, 1 यूनिट रुपये की 1 यूनिट, जब फर्स्ट यूनिट इंपोज की गई टैक्स तो 10। अब अगर हम देखते हैं कि 1 यूनिट और बढ़ा दिया टैक्स, तब देखिए सैक्रिफाइस और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़कर के 12 हो गया। अगर तीसरी का और इंपोज कर दिया तो देखिए मार्जिनल सैक्रिफाइस कितना हो गया, बढ़कर के हम मान लेते हैं 15 हो गया। अगर और बढ़ा दिया जाए, जैसे जैसे बढ़ता जाए कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, तो देन ऑब्वियसली एमडीयू वुड आल्सो गो ऑन राइजिंग, एमडीयू बढ़ता हुआ भी चला जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए लगातार बढ़ता चला जाए, 22 देन लास्टली 25। तो आप समझ गए होंगे एमडीयू क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है, एमडीयू कैसे प्राप्त होता है, एमयू कैसे प्राप्त होता है, एमयू डिक्लाइनिंग क्यों है, हमने सबके रीजंस बताए, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैस्लो ने बताया कि अधिकतम सामाजिक कल्याण कहाँ होगा, उसकी कंडीशन दी थी, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहाँ प्राप्त होगा, क्या कंडीशन दी थी, अभी मैंने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल डिसयूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ शुड गो ऑन इक्वल ईच अदर, इट मीन शुड गो टू बी इक्वल ईच अदर, कि जो सीमांत उपयोगिता है एवं सीमांत अनुपयोगिता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल डिसयूटिलिटी बोथ should be equal each other. Marginal utility and marginal disutility should go to be equal each other.
सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, वहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है या अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कंडीशन है, मार्जिनल यूटिलिटी शुड गो टू बी इक्वल, should go to be equal, marginal utility and marginal disutility both should go to be equal each other, दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। ये इक्वेशनल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल डिसयूटिलिटी। ये कंडीशन आपकी फुलफिल्ड होनी चाहिए। तो जरा इस टेबल पे देखो कहां पर ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, कहां पर सेटिस्फाइड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि केवल ये जो थर्ड यूनिट ऑफ रुपी है, यहां पर अगर आप देखें ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 15 है और मार्जिनल डिसयूटिलिटी भी 15 है, दोनों इक्वल है। यहां पर अगर आप देखें mu इज इक्वल टू mdu, 15 इज इक्वल टू 15। हम कह सकते हैं एज पर दिस टेबल maximum social advantage is taking place at the third unit of rupee because margin utility is going to be equal as 15, that is margin disutility, क्योंकि यह margin utility is being equal to marginal disutility, 15 is equal to 15। यहाँ पर तीसरी इकाई पर हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। डायग्राम से अगर देखें तो मस्त ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, उसके दो पैनल बनाए। हॉरिजॉन्टल लाइन पे उन्होंने दिखाया लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय, या लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आप लिख सकते हैं। अगर हम देखें वर्टिकल लाइन अपर सेगमेंट में, अपर सेक्टर में या अपर पैनल में, तो उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी की बात की है, दिखाया है, और लोअर पैनल में मार्जिनल डिसयूटिलिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म में देखें ओवरऑल तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अदरवाइज आप लिख सकते हैं ये सीमांत अनुपयोगिता है और अपर पैनल में सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, तो आप फ्री हैंड चाहे तो इस डायग्राम के इस टेबल को ही इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री हैंड कर्व से बना सकते हैं। इसलिए उन्हें इसके लिए आपको छूट दिए। एमयू कर्व डिक्लाइनिंग इस फॉर्म में होगा। एक चीज ध्यान रखना, जहां आप इक्विलिब्रियम दिखाना चाहते हैं उसकी एक डिस्टेंस मेजर कर लेना कि एमयू कहां तक है। मान लिया कि हम एच पॉइंट पर इक्विलिब्रियम दिखाना चाहते हैं, तो यहां से एच से लेकर h1 तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आपकी h से लेकर h2 तक होनी चाहिए। अब देखिए mu कर्व इस डिस्टेंस को टच करता हुआ जा रहा है, ये हमारा mu कर्व है, और इतनी सेम डिस्टेंस को टच करता हुआ हमारा mdu कर्व कैसे बनेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में गैप कंटीन्यूअसली लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आप देख रहे होंगे ये mdu कर्व है। mu कर्व में क्या है कि गैप कम होता जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और mu के बीच में, लेकिन इसमें क्या है गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो mdu कर्व लोअर पैनल में, लेकिन इक्विलिब्रियम h पॉइंट पर इसलिए है क्योंकि ये mu और mdu दोनों एक दूसरे के इक्वल बराबर हैं। तो h पॉइंट पर क्या है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है। क्यों है? क्योंकि यहां पर h1 इज इक्वल टू h2, mu इज इक्वल टू mdu, सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता दोनों बराबर हैं। इससे एक लाइन और ड्रॉ की जाती है, शुद्ध सीमांत उपयोगिता, नेट मार्जिन यूटिलिटी। अगर हम mu से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें क्या mdu, अगर mdu को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन वी फाइंड नेट मार्जिनल यूटिलिटी, शुद्ध सीमांत उपयोगिता हमें मिल जाती है। तो जब हम mu से माइनस करेंगे mdu तो हमें क्या लाइन प्राप्त होती है, इस पॉइंट से क्रॉस करती हुई जाती है स्ट्रेट लाइन। ये हमारी जो L
एंड L1 लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेट मार्जिन यूटिलिटी, शुद्ध सीमांत उपयोगिता। ये कहां से आई है, MU माइनस MDU से आई है, ठीक है। हम वी हैव टू सबट्रैक्ट MDU फ्रॉम MU। तो अगर आपसे कोई पूछे एज पर दिस डायग्राम we find the equilibrium or maximum social advantage at the point H because MUH equal to MDU at the point H। H बिंदु पर सीमांत उपयोगिता बराबर है, किसके बराबर है, MDU के बराबर है, इसीलिए H बिंदु पर अधिकतम सामाजिक कल्याण है। कैसे बराबर है, H(H1) is equal to H(H2), जैसे हमने नीचे लिख दिया है। तो मस्ग्रेव का ये विचार है, ये सिद्धांत है, इसके विषय में समझाने की कोशिश की कि कैसे हम डायग्राम के माध्यम से हम कैसे हम इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे, कैसे हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फाइंड करेंगे, टेबल के माध्यम से कैसे बताएंगे, इसके विषय में हमने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में डिस्कस।